आज का टॉपिक है हॉलिस्टिक स्किलिंग, जो स्किल डेवलपमेंट के से संबंधित चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। भारत में पिछले दशक में सरकारों द्वारा कौशल विकास हेतु कई पहल शुरू की गई थी, पर उसका परिणाम निराशाजनक रहा। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में 2020 के अनुसार भारत में वर्ष 2010 से 19 के अवधि में केवल 21.1% श्रम बल कौशल युक्त रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने युक्त है ना, याद रख लेना। यह निराशाजनक परिणाम नीतिगत कार्यवाही की सामंजस्य की कमी और समग्र दृष्टिकोण के अभाव के कारण है। क्यों है? क्योंकि देखो, कोई भी कार्य को करने के लिए, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे कोई भी नीति है, उसको लागू करने के लिए कुछ ना कुछ परेशानियां ज़रूर आती हैं, जिसके सुधार बहुत ज़रूरी है, और सुधार करने के बाद ही इसके अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, मतलब ठीक है। इशू इन स्किल डेवलपमेंट। फर्स्ट है पेसिमल अप्रोच। कौशल के लिए पेशिमल दृष्टिकोण को इस वर्ष के बजट में देखा गया, जिसे राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षकता परीक्षण योजना को भी कहते हैं, को फिर से संगठित करने के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किया है। लेकिन इसे केवल इंजीनियरिंग वर्ग तक सीमित कर दिया गया, जबकि अन्य विज्ञान और कला वर्गों को इसे अलग कर दिया। ये सिर्फ मतलब इंजीनियर के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के काम आया, बाकियों को तो मिल नहीं पाया इसका लाभ। और नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओवरबर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ओवरबर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आ गया? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो तीसरा चरण आया, उसमें 2020 और 21 में 8 लाख से अधिक लोगों को कौशल विकास प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन क्या हुआ इसमें भी ना, जो कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समितियाँ थी, उसके ऊपर निर्भर कर दिया गया, जिससे भी जो ज़्यादातर लोग थे उनको लाभ नहीं मिल पाया। अब आगे बढ़ते हैं। डिसकन्टिन्यूटी इन पॉलिसी प्रोसेस। डिसकन्टिन्यूटी इन पॉलिसी प्रोसेस में आ गया कि नए निवेशकों की भारी संख्या। राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट NSDA के 2019 के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2023 तक 15 से 59 वर्ष की आयु के लोग इसमें जुड़े, तो 7 करोड़ अतिरिक्त लोगों को श्रम बल में प्रवेश करने की उम्मीद है। ठीक है, जो आगे आने वाला समय है 2023 तक, उसमें लोगों को श्रम बल, जो 7 करोड़ से अधिक लोगों को श्रम बल में आने की उम्मीद है, जिनको जॉब चाहिए। युवाओं के बड़ी संख्या में कौशल युक्त होने के परिणाम स्वरूप यह सर्वोपरि हो गया कि रोजगार गारंटी हेतु नीतिगत प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि देखो, अगर प्रयास बढ़ेंगे तभी तो लोग आकर्षित होंगे ना, युवा, और युवा आकर्षित होंगे तो भी उनको जॉब की तो ज़रूरत पड़ेगी। अब आ गया, आगे चलते हैं। अपर्याप्त प्रशिक्षण क्षमता। भारत में प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के मध्य भी रोजगार की दर कम है। इसका प्रमुख कारण पर्याप्त और गुणवत्ता की प्रशिक्षण प्राप्त न होना, मतलब अच्छे से उन लोग में कौशल नहीं है ना। कौशल डेवलपमेंट हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए, इसमें स्किल डेवलपमेंट है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट होगा तब तो लोगों को ज़्यादा जॉब मिलेगा ना, उनको ज़्यादा नॉलेज होगा। इसी वजह से जब उनको प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है तो उनको जॉब की कमी रहती है और उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। अब उद्यमी कौशल की कमी। सरकार का दृष्टिकोण था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में स्वरोजगार की ओर मुड़ेगा, इससे रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। किंतु 24% लोग ही ने ही सिर्फ अपने व्यवसाय आरंभ किया। बाकी जो 10,000 लोग थे, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफल एजेंसी मुद्रा ऋण हेतु आवेदन किया, जिसमें उन्होंने लोन ले लिया पर अपना व्यवसाय चालू नहीं किया। बैंकों से ऋण प्राप्ति में देखिए, अब भारत में बेरोजगारी की अधिकता तो है, इसके
इसमें स्किल डेवलपमेंट ही एक समस्या नहीं हो सकती ना, इसमें बिजनेस, जो छोटे मोटे जो बिजनेस हैं वो भी मतलब लोग, वो छोटा मोटा जो बिज़नेस होता है वो भी लोग डेवलप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देखिए बैंक से लोन नहीं मिलता, और लोन मिलता है तो उसका ब्याज दर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वो बिज़नेस डेवलप करने में उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब आगे है कि कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में जैसे ITI तथा पॉलिटेक्निक्स में इनकी क्षमता के अनुसार जो बच्चे होते हैं उनको नॉलेज नहीं है कि उनको ITI या पॉलिटेक्निक करना है, जिससे कि क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोगों को इनकी जानकारी नहीं है, जिससे वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इसी वजह से स्किल जो कौशल विकास कार्यक्रम को लेकर सीमित जागरूकता को माना जा सकता है। वे फॉरवर्ड, अब आगे क्या होगा? ठीक है, आगे होगा एंडिंग सेपरेशन बिटवीन एजुकेशन एंड स्किल। इसमें क्या होगा कि शिक्षा प्रणाली के औपचारिक और व्यावसायिक रीति में अलगाव को समाप्त करने की आवश्यकता है। इससे शिक्षा और कौशल के दोनों के अलग अलग मतलब निर्बाध एकीकरण के मतलब देखिए शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट दोनों के बीच में जो अलगाव है ना उसको समाप्त करना है। मतलब स्किल भी हम पढ़ाएंगे, एजुकेशन भी देंगे, जिससे कि जो युवा वर्ग है वो प्रभावित हो सके और उनका स्किल डेवलपमेंट भी हो सके, उनको रोज़गार भी मिल सके। अब ये देखते हैं कि NEP क्या है। नई शिक्षा नीति NEP, इसमें क्या हुआ है 2020 में एक सही नीति जो लागू किया गया, जहाँ स्कूल और उच्च शिक्षा के जो बच्चे हैं उनको व्यावसायिक और औपचारिक शिक्षा का एकीकरण पर जोर देने लगते हैं। यह है NEP की नीति। ये याद रखना है ना कि NEP क्या है। इसमें बच्चों को स्कूल की शिक्षा और व्यवसाय इसमें दोनों की जानकारी दी जाती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। NEP ने एक पायलट हब एंड स्पोक मॉडल का भी प्रस्ताव रखा, जिसमें ITI के वैचारिक ढांचे को VT से संबंधित प्रशिक्षण और आसपास के 5 से 7 स्कूलों के छात्रों को एक्सपोजर प्रदान किया गया, जिसके लिए एक हब बनाया गया। हब मतलब प्लेस जहां बच्चों को स्किल डेवलपमेंट दिया जाए। ठीक है, स्किल सर्वे। अब स्किल सर्वे तो इम्पॉर्टेंट हो गई। नियोक्ताओं की सटीक कौशल आवश्यकताओं को पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जा सकता है। ऐसे सर्वेक्षणों को विशेषण से परीक्षण कार्यक्रमों को मतलब बच्चे लोग जब पढ़ते हैं तो स्किल डेवलपमेंट उसको सिखा रहे हैं, हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, तो उसका सर्वे भी तो होना चाहिए ना कि हम कितने बच्चों को कौशल विकास के मार्ग में आगे लेके गए हैं। इस सर्वे में ये पता लगाया जाता है। परीक्षण संस्थानों का मूल्यांकन। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC को परीक्षण संस्थानों के मूल्यांकन तथा इन संस्थाओं को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही ऐसी विधियों का तकनीकों का सृजन करना चाहिए जिससे प्रशिक्षण संस्थानों की कार्य दक्षता में वृद्धि करे। मतलब ऐसा करना चाहिए ना जिससे कि लोग, युवा वर्ग जो कौशल विकास की तरफ आगे बढ़े। ऐसी नई नई नीतियाँ लागू करना चाहिए। अब आगे आते हैं इनहेंस एक्सपेंडिचर और एजुकेशन ट्रेनिंग, मतलब कि शिक्षा और प्रशिक्षण खर्च में वृद्धि। भविष्य में स्कूल इंडिया प्रोग्राम के सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाएगा यदि शिक्षा में सरकारी व्यय कम रहता है, क्योंकि उच्च शिक्षा के अभाव में प्रशिक्षण के लिए ज़मीन तैयार नहीं हो पाती है। यदि शिक्षा पर खर्च कम किए हैं हम, ठीक है, तो इंडिया कार्यक्रम जो अपेक्षित परिणाम देने में सक्षम नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब शिक्षा में पैसे ही कम खर्च किए हैं, तो कहाँ से जो अपेक्षित परिणाम जिसकी हम उम्मीद करते हैं वो बच्चे दे पाएंगे। इसलिए मूलभूत स्तर पर विद्यार्थियों के भीतर स्किल की शिक्षा के प्रति रुझान पैदा करना बहुत आवश्यक है। अगर वो स्किल के प्रति रुझान रहेगा तो वो आगे चल के बहुत अच्छा काम आएगा, देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये। स्कूल शिक्षा के लिए सरकार का बजट आवंटन वर्ष 2013 से 14 में
2.81% से घटकर वर्ष 2018 से 19 में 2.05% आ गया है। ये भी दिक्कत की तो बात ही है कि हम शिक्षा पे कम पैसे बजट पारित कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर समस्या को संकेत कर रहा है ना। ऐसे में एनईपी द्वारा शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को जीडीपी के 6% तक बढ़ाने का प्रस्ताव सही दिशा में उठाया गया कदम है। अब अंतर्राष्ट्रीय सफलता मॉडल को आत्मसात करना। भारत को चीन, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और सिंगापुर के तकनीक और व्यवसाय पर्यटन शिक्षा मॉडल से सीखने की ज़रूरत है। उनकी शिक्षा नीति इंडिया की शिक्षा नीति से आगे है, जिनके पास अतीत में इसी तरह की चुनौतियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इससे डटकर सामना किया। साथ ही एक व्यापक मॉडल को अपनाने के लिए अपने स्वयं के अनुभव से सीखने की आवश्यकता है। यह कौशल अंतराल को पाट सकता है और युवाओं की रोजगार योग्यता सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें अपने स्किल जो डेवलपमेंट है प्रोग्राम, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विभिन्न योजनाओं से संबंधित जो दोहराव है उसको ख़त्म करने के लिए कौशल प्रयासों को एक मंच के तहत लाने की आवश्यकता है। मुख्य आधार पर व व्यावसायिक कार्यक्रम के बीच पाठ्यक्रम बदलने के लिए व्यवहारिक एवं वास्तविक शिक्षा के साथ एक मजबूत संस्थागत हम स्थापित करने की आवश्यकता है। कौशल विकास योजना भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसमें कि कौशल विकास से संबंधित चुनौतियां जो आ रही है उसको आगे बढ़ाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य, एक कदम होना चाहिए। इसीलिए आज हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and press the bell icon.